सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और जीएस सेकंड पेपर। मीन्स जीएस सेकंड पेपर में आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है और आईआर है। क्लियर? अब कंसेप्ट आता है कि जस्टिस क्या है। न्याय क्या है। क्लियर? दूसरी बात कि सामाजिक न्याय, जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है, एक कंटेम्परेरी कंसेप्ट है। मीन्स समकालीन आबलिक नवीन अवधारणा है। नवीन अवधारणा इसको कह सकते हैं, या इसे कहेंगे 20वीं शताब्दी की अवधारणा। ठीक। दूसरी बात कि इक्वलिटी क्या है, समानता, समानता की अवधारणा क्या होगी। ठीक। तीसरी अवधारणा जो निकलेगी यहां से, वह निकलेगी रूल ऑफ लॉ। विधि का शासन। विधि के शासन के संबंध में एक अवधारणा। इसके बाद अगर हम फिलोसफिकल अप्रोच ऑफ जस्टिस को अगर देखें, यानी मीन्स न्याय की दार दार्शनिक दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण, तो इसमें होगा जस्टिस ऑफ प्लेटो, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। दूसरा जस्टिस ऑफ
अरिस्टोटिल, अरस्तु का न्याय सिद्धांत, उसके बाद सोशलिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स, उसके बाद टी.एच. ग्रीन, उसके बाद हॉबहाउस, उसके बाद आपका होगा जे रॉल्स, मीन्स रॉल्स का न्याय सिद्धांत, उसके बाद सोशल जस्टिस ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, उसके बाद सर्वोदय ऑफ गांधी जी, ये फिलॉसफिकल अप्रोच है सब कि लोग क्या समझते थे, लेकिन ये और सोशल जस्टिस, रॉल्स और सोशल जस्टिस एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर रॉल्स आता है और सामाजिक न्याय नहीं लिखते हैं तब भी आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, और अगर केवल सामाजिक न्याय आता है और उसमें रॉल्स का जिक्र नहीं करते हैं तब भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। जस्ट लाइक दैट इज द एग्जांपल ऑफ जे.एस. मिल। विदाउट जे.एस. मिल देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ लिबर्टी कंसेप्ट, और विदाउट लिबर्टी देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ जस्टिस। यानी न्याय, स्वतंत्रता और मिल एक ही सिक्के के क्या है, दो पहलू है। अगर कहीं स्वतंत्रता आ गई, स्वतंत्रता की अवधारणा आ गई और जे.एस. मिल का जिक्र नहीं करते हैं तब भी आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, और अगर कहीं स्वतंत्रता आ गई और जे.एस. मिल उसमें नहीं डालते तब भी इनकम्प्लीट। उसी प्रकार अगर रॉल्स आते हैं और जे.एस. मिल नहीं लिखते हैं, रॉल्स आते हैं और सोशल जस्टिस की अवधारणा आप नहीं करते हैं तब भी आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। और अगर सोशल जस्टिस आता है और रॉल्स नहीं लाते हैं तब भी आपका क्वेश्चन क्या है, इनकम्प्लीट है। 2017 या 18 में रॉल्स को लेकर यूपीएससी ने एथिक्स में क्वेश्चन पूछ दिया था, यानी जीएस फोर्थ पेपर में। कि रॉल्स के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, बस सीधा सीधा, ठीक। और अगर रॉल्स नहीं समझे हैं, रॉल्स को आप एनालाइज नहीं किए हैं, तो अमेरिका का निग्रो मूवमेंट आपको नहीं समझ में आएगा। निग्रो मूवमेंट समझ रहे हो? अमेरिका का जो निग्रो मूवमेंट था वह है श्वेत और अश्वेत संघर्ष, काले और सफेद के बीच का संघर्ष था, और इस संघर्ष का समाधान रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थियरी ऑफ जस्टिस में न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करके किया था। 1971-72 का यह किताब है, द एलिमेंट ऑफ जस्टिस, ए थियरी ऑफ जस्टिस, दैट इज द बुक ऑफ रॉल्स। क्लियर?
इतनी अवधारणाएं लेकर आपका फिलॉसफिकल अप्रोच चलेगा, उसके बाद फिर तब आएगा इंडिविजुअल प्रॉपर्टी एंड सोशल जस्टिस, वेलफेयर प्रोजेक्ट आ जाएंगे, सामाजिक न्याय, फिर उसके बाद ओल्ड पर्सन के संबंध में दृष्टिकोण आ जाए, वृद्धाजन सरकार की योजना है, फिजिकली हैंडीकैप्ड की योजना है, ये सब आपके सिचुएशन में आपके लिए मिल जाएंगे। क्लियर? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जस्टिस, न्याय। न्याय क्या है? इसका मतलब यहां है कि न्याय को कभी कर्तव्य भी माना जाता था। ठीक? एनिमीज कि जिस व्यक्ति का जो दायित्व है, अगर वह व्यक्ति उस दायित्व की पूर्ति नहीं करता है तो न्याय की स्थापना नहीं होगी। ठीक? अब न्याय का जो सार्वभौम नियम है, मीन्स यूनिवर्सल रूल ऑफ जस्टिस इज इक्वल टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं बताया? क्या यही तो बता दिया, न्याय तो यही है। समान वितरण का मतलब क्या है? एक न्याय की जो अवधारणा है वह समान है, सबको एक जैसा बांट दो। यानी जस्टिस एक रूल है, एक नियम है, और उस नियम के अनुसार किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। ठीक? ये अवधारणा थी। इसलिए जैसे मैंने इनसे कहा, अनमोल से, कि छोटे भाई को 1,000 रुपया मिला, इनको 100 रुपया मिला, तभी तो ये कह रहे हैं कि मम्मी, माँ, तुमने मेरे साथ न्याय नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो पैसे का वितरण होना चाहिए था वो समान होगा, तभी तो ये, भाई छोटे को भी 550 रुपए मिल जाए, इनको भी 550 रुपए मिले, तो ये ब्लेम लगा सकते हैं कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। आप आरोप लगा सकते हैं कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। तो जब आप आरोप नहीं लगा सकते कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, तो इसका मतलब हर व्यक्ति यही चाहता है कि किसी भी वस्तु का जो विभाजन किया जाए व्यक्तियों के बीच, किसी भी वस्तु का अगर हम विभाजन करते हैं तो उसका विभाजन सभी लोगों में समान कर दिया जाए। मीन्स कि उसकी स्थिति के अनुसार उसे बांट दिया जाए, न्याय है। लेकिन लेकिन अगर सबको हम एक समान बांट देते तो समाज में असमानता कम होने के जगह पर असमानता बढ़ जाएगी।
नहीं समझ में? समाज में असमानता कम होने के जगह पर असमानता क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब जब समाज में असमानता बढ़ेगी तो समस्याओं या जो समस्या है या जो अनइक्वल जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी, बहुत बढ़ेगी प्रॉब्लम। जैसे कास्ट के बेस पर अनइक्वलिटी, दैट इज द सोशल प्रॉब्लम। रिलीजन के बेस पर अनइक्वलिटी, दैट इज द सोशल प्रॉब्लम। इकोनॉमिकल बेस अनइक्वलिटी, दैट इज द इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। एज बेस अनइक्वलिटी, दैट इज द फैक्टर। हेल्थ बेस अनइक्वलिटी, दैट इज द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। है कि नहीं भाई? क्या था? अंबेडकर ने कहा कि ये तो मेरे बस में नहीं था, ये मेरे बस में नहीं था कि मैं किस कुल में पैदा हूं, लेकिन यह तो मेरे बस में है कि मैं किस रूप में मरूंगा। एनिमीज, जिस अंबेडकर जिस निम्न कुल में पैदा हुए, क्या यह उनके बस में था कि आप इसी कुल में पैदा होंगे? लेकिन यह तो उनके बस में है, और यह बस में है कि इसीलिए लास्ट में जब उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध जाकर बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को अपनाते हुए कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, और विजयादशमी के दिन नागपुर में अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो अगर ये स्थिति है, ये सिचुएशन है कि न्याय की अवधारणा होनी चाहिए, तो न्याय एक ऐसी अवधारणा है जो समय और परिस्थितियों के अनुसार हमेशा बदलती गई। लेकिन न्याय की जो सार्वभौम अवधारणा है, जो यूनिवर्सल कंसेप्ट है, जिसको आज भी मान्यता है, जो फर्स्ट टाइम जनरेट किया गया था न्याय के नियम को लेकर, और वह नियम था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एवरी पर्सन। मीन्स अब जस्ट लाइक मैं आप लोग का टेस्ट लूं, 5 क्वेश्चन दूं और सबको 5 क्वेश्चन इक्वल टू 50 नंबर, और सबको 25-25 नंबर दे दूं, जो लिखे तब भी वो 25 नंबर पाए, जो ना लिखे वो भी 25 नंबर पाए, तो मैं तो कहूंगा कि मैंने न्याय किया है। क्या है? लेकिन न्याय है? ये न्याय है का? कैसे कैसे पॉसिबल है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन? मैं तो अपने तरफ से न्याय कर रहा हूं कि सबको 25-25-25 नंबर दे रहा हूं, और आपने कहा कि सर उसने नहीं लिखा है तब भी वो 25 पाया है, मैं 5 पेज लिखा हूं तब भी 25 पाया हूं, वह 1 पेज लिखा है तब भी वो 25 पाई है, वह 2 लाइन लिखी है तब भी, तो मैं कहूंगा अरे मैं न्यायप्रिय आदमी हूं और मैं सबके साथ क्या कर रहा हूं? न्याय कर रहा हूं। तो उस समय तब आप इस नियम की उपेक्षा करके क्यों कहते हैं कि सर ये गलत है, दिस इज नॉट फेयर? देखिए, अब समझ में आ रही है बात? तो उस समय तो आप हमारे ऊपर ब्लेम लगाओगे सर,
नहीं, जस्टिस की थियरी आपकी सही नहीं है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द इनवर्सल रूल ऑफ जस्टिस। सार्वभौम सत्य है, सार्वभौम स्थिति है। इसलिए न्याय की अवधारणा समय के अनुसार बदल गई और यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के जगह पर आ गया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। समान वितरण के जगह पर असमान वितरण हो गया। क्लियर? अब ये चीज क्या है जी? बिना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। गुड, बहुत अच्छा, यही है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और ये हो गया इक्वलिटी बिफोर लॉ। विधि के समक्ष समानता, और विधियों का समान संरक्षण। और इन दोनों को मिला दो तो ये बन गया आर्टिकल 14। समझ आई बात? आर्टिकल 14 में ये दोनों वर्ड्स यूज किए गए हैं, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक, अब इतना समझ में आ गया। अब अगर समान वितरण होगा समान वितरण हो रहा है तो समान वितरण होगा तो समाज में असमानता फैलेगी। या असमानता का विस्तार होगा। इंक्रीज द अनइक्वलिटी इन सोसाइटी। समाज में असमानता बढ़ जाएगी। ठीक है कि नहीं? अब जब असमानता का विस्तार होगा या इंक्रीज द अनइक्वलिटी या असमानता बढ़ेगी तो रिजल्ट क्या निकलेगा? समाज में अनेक प्रॉब्लम आएगी। अब कैसे प्रॉब्लम आती है इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा
अरिस्टोटल के थॉट पर चलना है, जिस पर समझ लीजिएगा कि असमानता का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे जस्ट लाइक अगर इक्वलिटी समानता समानता भूपेंद्र, समानता क्या है जी? क्या क्या कहते हैं बोलना? हाँ, डिमोलिश ऑफ प्रिविलेज। डिमोलिश ऑफ प्रिविलेज। जैसे जमींदारी व्यवस्था में जमींदारों को क्या मिला था? विशेषाधिकार मिले थे कि नहीं? और जमींदारों को जब विशेषाधिकार मिले थे तो उस विशेषाधिकार के कारण वह अपनी स्थिति समाज में अन्य लोगों से क्या समझ रहे थे? उच्च समझ रहे। मंत्री आवास योजना, अब समझ में आ रही है बात? और खाद्यान्न के लिए गरीब लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न वितरण, राशन कार्ड। अब समझ में आ गया पूरा कंसेप्ट है? तो फैमिली, तो जब आपकी बेसिक नीड्स पूरा होगी तब हम अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में सोचेंगे। और अन्य आवश्यकताएं हैं, सोशल है, रिलीजियस है, कल्चरल है, आइडियोलॉजिकल है। तो यहां से डिवीजन ऑफ फैमिली, is equal to, and that the formation of village is equal to group of different family चंद्र प्रकाश और अनमोल हरदोई, चंद्र प्रकाश बहराइच, तुम लोग हरदोई या बहराइच छोड़कर लखनऊ में पढ़ने क्यों आए? क्योंकि अपने परिवार को छोड़ा है तो डिवीजन ऑफ फैमिली हो गई। अगर आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति आपके परिवार में होती तो आप परिवार छोड़ते? नहीं छोड़ते। और एक सिचुएशन ये भी है कि पढ़ने वाले लड़के को ट्वेल्थ पास घर से बाहर क्यों भगा दिया जाता? और उस लाइफ से आप समाज में सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है जाओ समाज में कुछ धक्के खाओ, समाज की स्थिति को समझो, तब पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। आप तब आपका क्या है, क्योंकि घर पर खाना नहीं खाए तो माता जी का दुलार रहता, बेटा खाना नहीं खा रहा है, अरे यहां खाओ या ना खाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। इनको भी अपनी औकात लग जाएगी, सबको अपनी औकात लगेगी, सबको अपनी कैपेबिलिटी पता चलेगी कि सब कुछ अपने करना है कि नहीं? तो यहां पर समाज में संघर्ष के साथ जीने का ढंग पता चला, तो ये आपका डेवलपमेंट है। ठीक। दूसरी बात, परिवार में 4 लोग हैं तो बातचीत करने का ढंग सिर्फ 4 ही लोगों में है, यहां तो हजारों हैं और डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, तो किसके साथ कैसा बातचीत किया जाएगा ये तो आप समाज ही में सीखेंगे ना। तो डिवीजन ऑफ फैमिली हो गई। अब समझ में आ रही है कि नहीं? अब
कुछ चीजें आप परिवार में इस गांव में सीख लिए, और इस गांव का नेचर है ग्रुप ऑफ डिफरेंट फैमिली, ठीक। लेकिन कुछ चीजें बच गई, और वह फिर तब होगा यहां पर डिवीजन ऑफ विलेज, और तब बनेगा स्टेट। और स्टेट को कहा जाता है ग्रुप ऑफ डिफरेंट विलेज, विभिन्न गांवों का समूह क्या है, राज्य है। और यहां पर जाकर आप अपनी अपूर्णता को किसमें कन्वर्ट करते हैं, पूर्णता में, ठीक। राज्य में जाकर आईएएस बनते हैं, और जो भी आपकी पर्सनालिटी कम होती है वह सब पर्सनालिटी निखर के क्या हो जाती है, तो आप पूर्णता को प्राप्त कर लिए, ठीक। अब अगर इतना कंसेप्ट समझ में आ गया, यहां पर कंप्लीटमेंट हो गया, हो गया ना। अब सुनिए, इसी कंसेप्ट को फिर मैं दूसरे ढंग से उठा रहा। यहां पर है ह्यूमन और मैन, यहां पर स्टेट, ये है मानव, और ये व्यक्ति, पशु के समान। लेकिन इसके और इसके बीच में एक डिफरेंस है कि इस मानव के पास बुद्धि है, रीजन है, थिंकिंग है, और जानवर के पास थिंकिंग नहीं है। इसलिए ये चाहता है क्या, अपना एब्सोल्यूट डेवलपमेंट, समझे। अगर हमारे पास सोचने समझने की क्षमता नहीं होती तो क्या हम अपने डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं, थिंकिंग। और उस थिंकिंग को लेकर राज्य में गया, और राज्य यहां पर हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक ठीक। अब सुनना, एक जिसका PSIR ऑप्शन होगा उनके लिए एक क्वेश्चन अब रखता हूं। ये है अपूर्ण है, अनैतिक है, और अविकसित है, इनकम्प्लीट, अनमोरल एंड अनडेवलप्ड। और ये है नैतिक है, विकसित है, और पूर्ण है, ठीक है कि नहीं। अब सुनना, रेड लाइट पर पुलिस नहीं है तो राज्य नहीं है, तो आचरण कैसा होता है, पशु के समान। और पुलिस वाला खड़ा होता है तो कैसा आचरण करते हो, समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं बात। अब सुनो, राज्य अब अपूर्ण को पूर्ण बनाएगा, राज्य। सवाल यही से समझना है, पूरा चीज समझ में आ जाए। राज्य किसी भी अपूर्ण को पूर्ण बनाएगा, तो राज्य के पास इतनी कैपेबिलिटी होगी। अब एक मिनट, थोड़ा सा एक चीज आगे, यहीं पर अरस्तु एक कमेंट करता है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। ये ऑप्शनल का कमेंट है,
PSIR में बहुत कमेंट पूछा जाता है अरिस्टोटल कि राज्य से पहले व्यक्ति आ गया था, राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है। तो आप मुझे आप बता, क्योंकि देवता को भी अपने विकास की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट डेवलप, और दानव तो खुद क्या है। अब समझ में आ गया ना कि इस व्यक्ति से पहले राज्य है, लेकिन मानव। इसलिए यहां पर कभी भी ये सेंटेंस यूज नहीं किया जाता है बिना हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट यूज किया जाता है। यानी सभ्यता का विकास पढ़ोगे तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, बट नो यूज ऑफ मैन डेवलपमेंट। मानव सभ्यता का विकास कहते हैं आप ना, व्यक्ति सभ्यता का विकास तो नहीं कहते हैं। तो विकास की जरूरत किसे है? मानव को। समझ रहे हो कि नहीं? तो विकास की जरूरत अगर मानव को है और मनुष्य मनुष्य राज्य में जाकर अपनी स्थिति को, इनकम्प्लीटनेस को कंप्लीटनेस में कन्वर्ट करता है, तो राज्य होगा। क्लियर? अब थोड़ा सा सिचुएशन को अब डायमेंशन और दूसरे डायमेंशन चल रहा है लेकिन अब अगर ये इस मानव जो इनकम्प्लीट है इसको पूर्णता राज्य करेगा, तो राज्य किसी भी इनकम्प्लीट को पूर्ण कब करेगा? जब राज्य सेल्फ डिपेंडेंट होगा, आत्मनिर्भर होगा, कैपेबल होगा, तभी तो करेगा। भाई सीधी सी बात है, हमारे पेरेंट या आपके पेरेंट कैपेबल होंगे तभी तो कोचिंग में पढ़ाएंगे या आपको कहीं पढ़ाएंगे। तो राज्य के पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना, मीन्स आत्मनिर्भर होना चाहिए, निर्भर होना चाहिए, जिससे कि वह अपूर्ण को पूर्ण कर सके। और राज्य आत्मनिर्भर कब बनेगा? राज्य आत्मनिर्भर कब बनेगा? राज्य आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल हो। और अरस्तु के समय में पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल थी ही नहीं, इसलिए क्रांति का सिद्धांत दिया, क्रांति के सिद्धांत के माध्यम से असमानता को लेकर आया। अब समझ में आ रहा है? लिंक समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि राज्य का दायित्व है कि समाज में पाई जाने वाली जो असमानता है उस असमानता को कम करे, जिससे कि राज्य में स्थायित्व होगा, और उस स्थायित्व के कारण राज्य लोगों को विकास करके उसको पूर्णता को प्राप्त करेगा। ठीक? तब सिचुएशन आती है आपकी तब ये स्थिति देता है ये वितरणात्मक न्याय का, और कहता है वितरणात्मक न्याय का मतलब कि राजनीतिक पद एवं पुरस्कारों का वितरण व्यक्ति की योग्यता और क्षमता के आधार पर किया जाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पोस्ट एंड अवार्ड अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी। ठीक? अब सुनिएगा, कैपेबिलिटी यानी वितरणात्मक न्याय का मतलब योग्यता व योग्यता व क्षमता के आधार पर पद एवं पुरस्कारों
पुरस्कारों का वितरण। योग्यता और क्षमता के आधार पर राजनीतिक पद एवं पुरस्कारों का क्या किया जाए, वितरण किया जाए। अब सुनिएगा एक सबसे इंपॉर्टेंट, तुम लोग सुन लो, तुम जानते हो क्लास में किसी लड़के को कि वह आपसे कमजोर है, पढ़ने में, ये ऐसा तो होता है, तो आप चाहेंगे ना कि उसके और आपके बीच डिफरेंस रहे नंबरों में, कि आप चाहेंगे कि आपसे अधिक नंबर हो, होता है कि नहीं ऐसा? और अगर ऐसा नहीं होता है तो समाज में जो विषमता है तो उसके विरुद्ध विद्वेष का भाव पैदा हो जाता है। मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? और अगर राजनीतिक पद और योग्यता और क्षमता के आधार पर पद एवं पुरस्कारों का वितरण किया जाए तो ये चीज क्या है, ये चीज आप बता दीजिए। नहीं, आर्टिकल नहीं पूछ रहे हैं, हर चीज आर्टिकल थोड़े होती है। अरे यार, यही है आपका आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, एसडीएम, डिप्टी एसपी, यही तो है। राज्य भी यही तो अपनाता है। मेरिट लिस्ट यही आपकी क्या है, मेरिट लिस्ट है कि आपकी अपनी आप अपनी योग्यता या क्षमता के आधार पर एसडीएम भी बनती है, नायब तहसीलदार भी बनती है, डीवाईएसपी भी बनती है, आईएएस भी बनती है, आईपीएस भी बनती है, आईआरएस है, और सबसे नीचे वाली पोस्ट एसीपी दिल्ली पांडिचेरी भी बनती है। कहां पर हो रहा है? तो यहां पर एब्सोल्यूट, तो ये आपकी योग्यता और क्षमता है कि नहीं? क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटी बेस, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पोस्ट एंड अवार्ड। और यही चीज आप अगर जाएंगे, यही कंसेप्ट आज भी लागू होता है मिलिट्री में। तो किसी को परमवीर चक्र मिलता है, किसी को अशोक चक्र मिलता है, किसी को मिलता है कि नहीं, तो उसके साहस या उसके परिचय पर मिलता है। तो ये सब क्या है? ये न्याय है या सामाजिक न्याय है? और समान वितरण के जगह पर क्या अपना लिया गया? अब समझ में आई बात? अब सुनिए, ये समझ में आ गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के परिवेश में, जो सब लोग जिस पर डिस्कशन करता है, वह है रिजर्वेशन। इस पर सबको ज्ञान है। रिजर्वेशन का मतलब क्या है जी कंचन? हाँ, स्पेशल फैसिलिटी फॉर वीकर सेक्शन या सेक्टर, ठीक है, या नॉन कैपेबल पर्सन। यही है आरक्षण का मतलब, यही है ना कि कमजोर लोग, कमजोर लोग जिसके पास कैपेबिलिटी नहीं है। तो अगर कैपेबिलिटी नहीं है
और सबको एक जैसा स्थिति दे दी जाए तो समाज में विषमता हो जाएगी। तो समाज के कमजोर लोगों को थोड़ा सा ऊपर उठाया जाए, इसलिए कमजोर लोगों को कुछ विशेष प्रकार की सुविधा दी जाती है, जिससे कि समाज में पाई जाने वाली विषमता क्या हो सके, कम हो सके। ठीक, इसलिए इस रिजर्वेशन का ऑब्जेक्ट क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ठीक, समझ में आई बात? आरक्षण का मुद्दा क्या है? सामाजिक न्याय की स्थापना करना। ठीक, हो गया? हम्म, अरे बोलना भाई। हाँ, अब दूसरा मुद्दा उठा रहा हूं, सीपीएसपी, दिल्ली पब्लिक स्कूल जी, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, सामाजिक आर्थिक आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब यहां पर समानता व स्वतंत्रता, यानी मीन्स सामाजिक आर्थिक समानता व स्वतंत्रता। ये क्या है जी भूपेंद्र? सामाजिक आर्थिक समानता और स्वतंत्रता। नवीन भारतीय समाज, और अगर सामाजिक आर्थिक समानता और स्वतंत्रता होगी तो उस समाज में एकता भी होगा, अखंडता भी होगा, वह बंधुत्व भी होगा। यह क्या है? हम्म, अरे गुड, ये है आपका प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। ठीक, यहां तक तो समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आइए, यदि इफ स्टेट, समझ रही हो, आर्टिकल 39 बीसी, आर्टिकल 39 बीसी के बेस पर स्टेट डीपीएसपी को लेकर लॉ एंड पॉलिसी का फॉर्मेशन करती है।
ठीक, लॉ डीपीएसपी को लेकर लॉ एंड पॉलिसी का फॉर्मेशन करें, और ये लॉ और पॉलिसी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट, तो व्यक्ति को नो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 एंड 226, और ये हो गया आपका क्या बन गया, सोशल जस्टिस। कहता है ना कि राज्य, संविधान आपका कहता है कि यदि राज्य निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए किसी विशेष कानून का निर्माण करे और उस विशेष कानून का उद्देश्य आर्टिकल 39 बी एंड सी हो, और उस विशेष कानून से यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन होता है, तो व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में रिट निकालने का अधिकार नहीं होगा। ये पूरा कंसेप्ट क्या है, ये इतना, यानी सामाजिक न्याय के आधार पर राज्य के सिद्धांतों को प्रमुखता दिया गया, मौलिक अधिकारों को नहीं। ये क्या है, ये है आपका मिनर्वा मिल वर्सेज इंडियन यूनियन 1980। देखिए आपके कॉपी में लिखा भी होगा, नहीं लिखा है? इसका मतलब कि सामाजिक न्याय राज्य के पॉलिटिकल सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट का मूल आधार है, और सामाजिक न्याय का मतलब कि समाज में समान वितरण के स्थान पर असमान वितरण को बढ़ावा दिया जाए, और उस असमान वितरण से समाज में पाई जाने वाली जो असमानता है, उस असमानता को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया। क्लियर?